हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज हम सॉइल बायोटा में सॉइल माइक्रोफ्लोरा के अंदर एल्गी के बारे में बात करेंगे और साथ में सॉइल माइक्रोफोना में प्रोटोजोआ और निमेटोड्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं आप जानते हैं, उनके अंदर हमने सॉइल बायोलॉजी से रिलेटेड हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में बात की है। साथ में हमने बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और फंगाई इनके बारे में भी पिछले वीडियोस में बातें करी है। तो अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला और साथ में लाइकेन, ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो जो एल्गी है वो सॉइल एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस होता है। तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड देयरफॉर देयर डेवलपमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय ऑर्गेनिक कार्बन सप्लाई। इनको बाहर से अगर ऑर्गेनिक कार्बन का सप्लाई नहीं बनेगा तब भी ये अपने आप खाना बना लेंगे अपना, यानी इन्हें हम कहते हैं ये ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ होते हैं। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट दो टर्म्स होती हैं जो आपको पता होंगी। फैकल्टेटिव यानी जो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, यानी यहीं अगर यहाँ लिखा होता फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ तो इसका मतलब कि वैसे तो हम देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, लेकिन फैकल्टेटिवली ऑटोट्रॉफ है तो मतलब ये कभी कभी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। इस केस में हम लिख रहे हैं ये ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कंप्लीटली डिपेंडेंट है ये किसके ऊपर, फोटोट्रॉफिक हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो इसलिए हमने कहा है ये ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। दे आर एबंडेंट इन हैबिटेट्स एक्सपोज्ड टू द लाइट एंड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर। ये कहाँ ज्यादा देखे जाते हैं तो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो और साथ में सफिशिएंट लाइट हो। लाइट होगी तो आराम से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, राइट। दे आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बनी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी यूनिसेलुलर है। फिलामेंटस और फॉर्म कॉलोनीज फ्रॉम सिंगल सेल, साथ में कॉलोनीज भी बनाते हैं और फिलामेंटस इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सॉइल एल्गी को हम मोस्टली चार पार्ट्स के अंदर या चार हम देख सकते हैं क्लासेस में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द साइनोफाइटा, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कह देते हैं। क्लोरोफाइटा, जिसे हम ग्रास ग्रीन एल्गी कह देते हैं। जेंथोफाइटा, जिसे हम येलो ग्रीन एल्गी कह देते हैं। और बेसिलेरियोफाइटा, जिसे हम गोल्डन ब्राउन एल्गी या जिसे हम डायटम्स भी कह देते हैं। देखिए, अगर आपने कभी नीट की प्रिपरेशन करी है या 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उस दौरान आपने पढ़ा होगा कि एल्गी को हम मेनली तीन पार्ट्स में बांट देते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और हम देख सकते हैं रेड एल्गी। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सॉइल एल्गी के बारे में। तो सॉइल एल्गी के अंदर जनरली चार क्लासेस बताई जाती हैं जो कि उनके पिगमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। पिगमेंट के बेसिस पे ब्लू ग्रीन एल्गी दी मोस्ट फेमस टर्म जो आपने नाम जरूर सुना होगा। साथ में क्लोरोफाइटा और ये सभी नाम भी आपने सुने होंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि इनके कंपैरिजन की, जो सॉइल के अंदर क्लासेस देखी जाती हैं तो उनके कंपैरिजन हम देखें तो पॉपुलेशन वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द सॉइल। जैसे कि टेम्परेट रीजन के अंदर क्लोरोफाइटा सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम है डायटम्स, उनसे कम है साइनोबैक्टीरिया, उनसे भी कम है ज़ेंथोफाइटा। तो इस सीक्वेंस को जरूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा डोमिनेट इन एसिड सॉइल। इस बात को भी जरूर याद रखेंगे कि क्लोरोफाइसी या हम जो क्लोरोफाइटा के मेंबर्स हैं वो कहाँ देखेंगे उन्हें, तो हम देखते हैं दे आर अबंडेंट इन एसिड सॉइल। नेक्स्ट हम कह रहे हैं डायटम्स ग्रोज बेस्ट इन द न्यूट्रल सॉइल, जबकि डायटम्स जो है वो न्यूट्रल सॉइल में देखे जाते हैं। अगर ट्रॉपिकल सॉइल की बात करें, जैसे ये टेम्परेट है तो ये ट्रॉपिकल सॉइल में साइनोबैक्टीरिया सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे हम कह रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा देखे जाते हैं और साथ में क्लोरोफाइटा उससे भी कम है डायटम्स। तो इन दोनों सीक्वेंस को आप जरूर याद रखें, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। Where soil are nitrogen limiting, cyanobacteria have a competitive advantage। जहाँ नाइट्रोजन की लिमिट्स होंगी वहाँ साइनोबैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आपको पता होंगे ये फ्री लिविंग, हम देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी इनमें प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने बायो फर्टिलाइजर वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर हमने बात करी थी फ्री लिविंग या जिसे हम नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो वहाँ हम मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी आजो आजो बीसीसी, इस तरह से करके मैंने बताया था। तो वहाँ एजोटोबैक्टर, एजर स्पाइरलम बीसीसी के अंदर बेजरिंग किया, क्लॉस्ट्रीडियम और साइनोबैक्टीरिया। तो वहाँ मैंने आपको कुल मिला के ये बताया था कि नॉन लिविंग सॉरी नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म्स के अंदर, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में नाम आता है साइनोबैक्टीरिया। तो हम कभी बैक्टीरिया के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं और एल्गी में भी आज हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक
बीच की स्टेट है जहाँ हम देख रहे हैं कि इनका अपीयरेंस तो एल्गी जैसा है, लेकिन इनके कुछ फीचर्स जो हैं वो बैक्टीरिया जैसे भी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के फॉर्म में भी बैक्टीरिया वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा जाता है और साथ में एल्गी के फॉर्म में भी इन्हें रीड किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज, इनका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह जो है वो एल्गी जैसे देखे जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन जनरल द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी फॉलो दिस पैटर्न, ये पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं सॉइल में, उससे कम एक्टिनोमाइसीट्स, उनसे कम फंगाई और उनसे कम एल्गी। तो एल्गी बहुत लेट आते हैं और उससे भी कम प्रोटोजोआ एंड माइक्रोफोना, माइक्रोफोना में अर्थ फॉर्म वगैरह आते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कह रहे हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा और डिटेल्स में बात करें तो साइनोबैक्टीरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द agriculture point of view because they fix atmospheric nitrogen and contributes towards the nitrogen economy of soil, particularly in the rice culture of the tropics, particularly rice culture क्यों लिखा गया है? देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें भी स्पेसिफिकली हम कहें एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया भी एक ग्रुप है, उसके अंदर भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। तो उसमें अगर हम बात करें एनाबिना की, तो एनाबिना जो है उसका एसोसिएशन देखा जाता है किसके साथ? एजोला के साथ। आप ये बात जानते होंगे, आई होप ये आप बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कुछ देर में हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एजोला का एसोसिएशन होता है एनाबिना के साथ। एनाबिना एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है, तो इसीलिए हमने यहाँ मेंशन किया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर? राइस कल्चर के अंदर। और जनरली भी साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होकर, नॉन हम देख सकते हैं सिम्बायोटिक यानी फ्री लिविंग होते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बीजीए कह रहे हैं हैव बीन रिपोर्टेड टू फिक्स अबाउट 20 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। इस लाइन को जरूर याद रख लेना, ये एग्जाम में आ सकती है कि 20 केजी पर हेक्टेयर इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कुछ बुक्स में आपको डाटा थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ नजर आ सकता है, 25 लिखा मिल सकता है, बट ये 20 हमको एक आइडियल डाटा याद रखना है दिमाग में। 20 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन जो है ये फिक्स कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। यहाँ एक इलस्ट्रेशन के रूप में बताया है कि अगर ये राइस फील्ड है तो इनके बीच में साइनोबैक्टीरिया को स्प्रेड किया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरा डोमिनेट इन द राइस फील्ड आर, राइस फील्ड में जनरली एनाबेना, नॉस्टॉक, फॉर्मिडियम, साइटोनेमा, ओलोसाइरा और साथ में टॉलीपोथ्रिक्स देखे जाते हैं। तो इनमें से हमने जो मोस्ट फेमस नाम है उन्हें उनके नाम तो याद रखने ही हैं, बाकी और भी नाम अगर आप याद कर सकें तो उनके नाम भी जरूर याद रखें। जैसे ओलोसाइरा भी थोड़ा सा नाम सुना हुआ लगता है तो उसे भी जरूर याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरा ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर एनाबेना एंड नॉस्टॉक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनाबेना, नॉस्टॉक अगर बार बार बहुत बार सुना है इनका नाम, बिल्कुल याद है इनका नाम। तो दे फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सर्कुलर सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हेटेरोसिस्ट एक पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर है विच आर थिक वॉल्ड एंड हैव लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन that allows the enzyme nitrogenase to function optimally. हेटेरोसिस्ट ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नाइट्रोजिनेज आसानी से वर्क कर पाता है। नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन की लिमिटेशंस चाहिए, यानी वो एनारोबिक कंडीशन में अच्छे से वर्क कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि लो ऑक्सीजन, हम देख सकते हैं लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट अलाउज दी, हेटेरोसिस्ट में लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अवेलेबल कराई जाती हैं जिससे कि नाइट्रोजिनेज आसानी से फंक्शनिंग करता है और यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाते हैं। तो हेटेरोसिस्ट टर्म अल्टीमेटली हमें याद रखनी है। अगर एनसीईआरटी कभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ हेटेरोसिस्ट की फोटो भी दी गई होगी। मेरी कोशिश है वहाँ स्क्रीन पर भी आपके साथ ये आपके सामने वो फोटो आ गई होगी तो आप उसे याद कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पीके दे। पीके दे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। एग्जामिनेशन में फॉर श्योर एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन आता है कि पीके दे ने खोज की थी किसकी, तो हम देख रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। अगर पीके दे का नाम ऑप्शंस में नहीं मिलता तो हमें आर.एन. सिंह को क्लिक कर सकते हैं। वैसे ये दो नाम हैं, थोड़ा सा अलग अलग बुक में मुझे ये फैक्ट्स दिख रहे हैं तो मैंने उनको कलेक्ट करते हुए यहाँ रिप्रेजेंट किया है। मोस्टली जनरली क्वेश्चन पीके दे के ऊपर ही पूछा जाता है कि पीके दे जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने वर्क किया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म जैसे कि एज़ोटोबैक्टर, बेज़रिंकिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इन राइस फील्ड एंड डिस्कवर्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी इन पैडी क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया या हम कहें ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे करती हैं, तो इस बात की खोज किसने करी है? पीके दे ने करी है। प्लीज इसे याद रखें। देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सिमिलर सही है कि द एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ
ब्लू ग्रीन एल्गी इन नाइट्रोजन इकोनॉमी ऑफ पैडी क्रॉप वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आर.एन. सिंह। तो यहाँ ये बस लिख दिया गया है कि नाइट्रोजन इकोनॉमी, है ना, तो नाइट्रोजन इकोनॉमी अगर स्पेसिफिकली इस तरह से आ रहा है तो आप प्लीज आर.एन. सिंह के नाम पे टिक करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जनरली क्वेश्चन पीके पर ही आता है, तो आप इसको भी याद रखें। मेरा काम ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी फैक्ट्स हैं, जैसी बात है बुक में, आपके सामने रख दूं, ताकि आपको दोनों बातें, दोनों नाम पता हो। अब आप अपनी समझ से जो आंसर सही लगे उस पर टिक कर सकते हैं। पीके दी एंड आर भट्टाचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो साइंटिस्ट का नाम पीके दी और आर भट्टाचार्य आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट न्यू नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। पहला नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए ये पहला नहीं है, यहाँ पे पहले की बात बताइए। तो द फर्स्ट न्यू, नया मतलब उन्होंने, हम देख सकते हैं फर्स्ट न्यू नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म की खोज है, जो कि है डेरिक्सा गुमोसा, डेरिक्सा ग्यूमोसा। तो इसका नाम भी, इस स्पेसिफिक बैक्टीरियम का नाम भी जरूर याद रखेंगे, और साथ में इन दोनों साइंटिस्ट का नाम साथ में भी याद रखेंगे। ठीक है, भट्टाचार्य और पीके दे। डन। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े तो वो है ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट ओनली हेल्प इन द नाइट्रोजन nutrition of the rice plant but also reported to synthesize plant growth hormone and thereby help in the plant growth। blue green algae हार्मोन्स वगैरह भी जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाती है। एज दे हैव फोटोसिंथेसाइजिंग कैपेसिटी दे रिलीज ऑक्सीजन एंड सपोर्ट बाय एरोब्स इन द फ्लड वाटर। फ्लडी वाटर कंडीशंस के अंदर ऑक्सीजन भी अवेलेबल कराते हैं। ग्रोथ एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज बेटर इन द न्यूट्रल एंड एल्कलाइन सॉइल। इस बात को जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ, और हम देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी किस कंडीशन के अंदर, स्पेसिफिकली हम याद रखेंगे तो न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉइल के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गी ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉइल के अंदर, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजोला के बारे में, स्पेसिफिकली अगर हम एजोला वाटर फॉर्म होती है, जानते ही होंगे इसको, थोड़ा सा फोटो का अगर क्लियर करके दिखाएं आपको, तो ये आपको नजर आ रही होंगी, आपने भी देखी होगी एजोला अलग अलग आपके यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं आपको डिपार्टमेंट्स वगैरह में दिखी होंगी, पॉन्ड्स के अंदर आपने हाथ में भी लिया होगा। तो ये एजोला, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, नहीं है तब भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इस तरह की आपको इमेजेस दिख जाएंगी और ये बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो अगर हम बात करें एजोला के बारे में, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी एनाबिना एजोली फॉर्म्स, एनाबिना एजोली, ये इंडिया में दी मोस्ट फेमस फॉर्म है एजोला की, एनाबिना एजोली। एनाबिना नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि वो साइनोबैक्टीरिया का एक हिस्सा है, साइनोबैक्टीरिया का एक पार्ट, साइनोबैक्टीरिया का एक मेंबर हम कह सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो कि है एनाबिना। अब एनाबिना एजोला के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए, है ना। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस का? एजोला, एजोला क्या है? वाटर फर्न है, फर्न है, एक प्लांट पार्ट हो गया। और जबकि साइनोबैक्टीरिया या एक तरह का एल्गी जो है वो आपस में कंबाइन होते हुए एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, जिसे हम एनाबिना एजोली कहते हैं। एनाबिना एजोली एक इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज जरूर याद रखें। और एनफिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन नॉड्यूलेटिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सिस्टम इज एजोला एनाबिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन नॉड्यूलेटिंग, जिसमें नॉड्यूल्स नहीं बनते, इंपॉर्टेंट बात। अगर बायो फर्टिलाइजर्स वाला वीडियो आपने देखा है, अगेन फिर कहूंगा, उस वीडियो में भी हमने इस बारे में बात की थी, तो वहां भी आपने जाना था कि एजोला एनाबिनी, एजोला एनाबिना जो है वो एक एसोसिएशन रखते हैं और ये नॉन नॉड्यूलेटिंग है, नॉड्यूल्स नहीं बनते इसमें पौधों में, है ना। जैसे राइजोम में राइजोबिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, क्या राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो क्या बनाता है? नोड्यूल्स बनाता है, लेकिन ये नोड्यूल्स नहीं बनाता। द एजोला बायोफर्टिलाइजर्स नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सॉइल नाइट्रोजन बट आल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर। नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो हम देते ही हैं, साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं। मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड नेटिव टू इंडिया, सबसे ज्यादा इंडिया में क्या चलता है? तो एजोला पिन्नाटा। इस नाम को बहुत अच्छे से हमें याद रखना है, एजोला पिन्नाटा। कौन सी स्पीसीज याद रखनी है हमें? एजोला पिन्नाटा। नेक्स्ट इज एजोला इज अ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न, जो कि जिसकी कितनी 7 लाइव एंड 25 फॉसिल स्पीसीज है। एक फैक्ट है, याद रखा जा सकता है दिमाग में। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजोला इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द हाई टेंपरेचर, सैलिनिटी एंड हाई नाइट्रोजन लेवल्स। मतलब ग्रोथ जो है कम हो जाएगी अगर ज्यादा ही टेम्परेचर ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, ज्यादा ही नाइट्रोजन लेवल ऑलरेडी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में डिकम्पोजिशन ऑफ द एजोला लीड्स टू द फास्ट रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। एजोला को हम देख सकते हैं, इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये नाइट्रोजन का भी रिलीज करती है, तो इसको हम देख सकते हैं
ड्यूल क्रॉप के रूप में भी काम में लिया जाता है। आगे इस बारे में भी बात लिखी गई है, वन क्रॉप ऑफ एजोला एज ड्यूल क्रॉपिंग कैन सप्लाई 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। इस बात को जरूर याद रखें कि वन क्रॉप ऑफ एजोला एज ड्यूल क्रॉपिंग का मतलब ये दो तरह से काम में ली जाने वाली बात हो जाएगी। जैसे कि यहाँ मैंने रिप्रेजेंट भी किया है कि ये फील्ड मल्टीप्लिकेशन, ये राइस एजोला ड्यूल विथ राइस कैन सेव 50% ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ड्यूल क्रॉपिंग का मतलब मुझे लगता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर ही रही है, फिर बाद में इसका हम देख सकते हैं सुखा के हम देख सकते हैं एज अ मैन्योर के रूप में भी इन्हें काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें और फॉडर क्रॉप के रूप में भी आई थिंक इसे काम में लेते हैं, तो इसलिए शायद इसका ड्यूल क्रॉपिंग वर्ड यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ऑन ड्राई वेट बेसिस एजोला कंटेन्स 4 to 6% नाइट्रोजन। एजोला में कितनी 4 से 6% नाइट्रोजन होती है ड्राई बेसिस पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ एजोला इज 28 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच इज अबाउट 6 to 8। इसे याद रखें, न्यूट्रल टू एल्कलाइन रेंज के अंदर 6 to 8 है और टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस इनका बेटर माना जाता है। ये राइस फील्ड के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया गया है, राइस एजोला साथ में है और यहाँ बीच बीच में एजोला की ग्रोथ है, जबकि ये फील्ड मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लाइकिन। लाइकिन का नाम भी बहुत फेमस है, छोटी क्लासेस में इनका नाम बहुत आता था। तो लाइकिन की तस्वीर देख लेते हैं हम, जैसे कि रॉक्स हैं, है ना, चट्टान के ऊपर इस तरह की ये ग्रोथ कर रहे हैं। लाइकिन ऐसा ऑर्गेनिजम्स हैं जो चट्टानों पे सबसे पहले ग्रोथ करते हैं, है। तो ये, और आपने ये भी सुना होगा कि एनवायरमेंट प्योर है कि नहीं है, इस बात का इंडिकेशन देते हैं लाइकेंस। मतलब जहाँ ऑक्सीजन अच्छी अवेलेबल होती है वहीं पे ग्रोथ करते हैं लाइकेंस। तो ये फैक्ट्स आपने सुन रखे होंगे। तो एल्गी आर आल्सो फाउंड इन द एसोसिएशन विद द फंगाई। एल्गी का फंगाई के साथ एसोसिएशन, एल्गी का साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन तो क्या कहा गया, एनाबेना एजोली कहा गया था, लेकिन अभी हम जो समझ रहे हैं वो है फंगाई के साथ। फंगाई के साथ एल्गी का एसोसिएशन लाइकेन कहा जाता है, जो बहुत फेमस टर्म है, जो आपने जरूर पिछले क्लासेस में पढ़ी होंगी। इन दीज एसोसिएशन द एल्गी प्रोवाइड्स द कार्बोहाइड्रेट। एल्गी कहती है मैं तुझे खाना बना के देती हूँ, एल्गी जो भी है मेल फीमेल, तो वो कार्बोहाइड्रेट बना के दे रही है। प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस द फंगाई एंड द फंगल सिम्बायोन प्रोवाइड्स मिनरल न्यूट्रिशन। जबकि फंगाई क्या करती है, सिम्बायोन प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिशन एंड रेगुलेट वाटर सप्लाई और मिनरल न्यूट्रिशन को भी मेंटेन करती है। और साथ में ये भी कह सकते हैं एक शेल्टर प्रोवाइड कराती है। जनरली हम तो यही समझते हैं क्लासेस के अंदर कि फंगाई जो है एक तरह से उसको रहने की जगह दे रही है, जबकि वो उसको खाना बना के दे रही है, एल्गी। हाँ, तो इस तरह से पहले क्लासेस में हम पढ़ते आए थे। लाइकिन के बारे में एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइकिन आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जहाँ ऑक्सीजन अच्छी होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट कम माना जा सकता है। जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होगी वहाँ लाइकेन की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह से बताया जाता है कि लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द रॉक्स, सॉइल, बिल्डिंग, foliage, ट्री ट्रंक्स एक्सेट्रा। लाइकेन कंट्रीब्यूट्स टू सिलिकेट बायोविदरिंग। इसे जरूर याद रखें, बायोविदरिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके अंदर स्पेसिफिकली एक फंक्शन बताया जा सकता है किसका, लाइकेंस का। मतलब बायो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, विदिंग मतलब चट्टानों का टूटना या उनकी फॉर्म्स में बदलाव होना। तो ये सब अगर कोई कर रहा है ऑर्गेनिज्म, तो उसका नाम याद रख सकते हैं, वो है लाइकेन। नेक्स्ट इज यूजुअली लाइकेन्स आर अमॉन्ग्स द फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ द बैरन रॉक। इस बात को जरूर याद रखें, ये आ सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ बैरन रॉक्स एंड इनिशिएटिंग सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज लाइकेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फंगल पार्टनर ऑफ द लाइकेन, लाइकेन का फंगल पार्टनर जो है उसे माइकोबायोन्ट कहा जाता है। एल्गल पार्टनर जो है उसे फाइकोबायोन्ट कहा जा सकता है। प्लीज इन दोनों टर्म्स को अच्छे से याद रखें, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। माइको वर्ड आपको समझ आता है कि फंगाई के लिए होगा, फाइको वर्ड जो फाइटोन यानी पौधा, फाइटा से रिलेटेड है, जो कि एल्गी है। एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गीज। लाइक ऑफ कोर्स सब कुछ हर कोई जानता है। एल्गी आर ऑन द बॉटम ऑफ द फूड चेन के अंदर। मतलब देखिए अलग अलग बुक्स में से जहाँ भी एल्गी या लाइकेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जेआरएफ के पर्पज से, एसआरएफ के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो एल्गी आर ऑन द बॉटम ऑफ द फूड चेन में सबसे बॉटम पे आते हैं। जैसे कि यहाँ एकदम बॉटम के अंदर हम देख सकते हैं जो एक तरह से एक तो होते हैं जू प्लैंक्टन, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो एक तरह के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स को ये खाएंगे, उसके बाद ये खाएंगे, उसको ये शार्क खा जाएगी। तो एक तरह का ये सबसे नीचे लेवल पे कौन है, हम कह रहे हैं ये हमारे एल्गी है। तो दे आर कंज्यूम्ड बाय द प्रोटोजोआ निमेटोड माइट्स।
अर्थवॉर्म एटसेट्रा जो है सब खा सकते हैं इस एल्गी को। इतना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ और सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव फॉर्म मानी जाती है प्लांट्स की। तो ये बातें कुछ रिलेटेड है एल्गी के बारे में भी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एल्गी का बायोमास बताया जाता है 7 to 300 kg पर हेक्टेयर और एल्गल ब्लूम में कंटेन। एल्गल ब्लूम मतलब अचानक से ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना किसी पॉइंट के अंदर, तो वो 500 kg पर हेक्टेयर बताई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हम कर सकते हैं जो कि है माइक्रोफोना। फोना मतलब हम अब एनिमल किंगडम में घुस रहे हैं। अब तक तो प्लांट किंगडम के लोग आ चुके थे, अब हम एनिमल किंगडम के अंदर आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले लोग हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और निमेटोड, उनके दोनों के बारे में ही यहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल्स मैंने अवेलेबल नहीं कराई है क्योंकि ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हो सकते हैं वही यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अगर आप डिटेल्स में, अगेन मैं कहूँगा जैसे पिछली वीडियो की तरह ही, अगर आपको बहुत डिटेल्स में स्टडी करनी हो तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो हम देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया सी मेरे को एनिमेशन दिखी तो मैंने यहाँ से रख दिया कि प्रोटोजोआ हैं और इसके अटैक कर रहे हैं प्लांट के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रा नहीं है, आप जानते हैं, तो वो सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है? प्रोटोजोआ है। एंड द सिंपलेस्ट एनिमल भी कहा जाता है। फॉरेस्ट सॉइल के अंदर प्रोटोजोआ का हम देख सकते हैं, प्रोटोजोआ जो है ज्यादा देखे जाते हैं। सॉइल प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। एनिमल किंगडम के लोग हैं आर लार्जर इन साइज देन द मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉइल। इनका साइज बड़ा है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तभी तो ये माइक्रोफोना में आ चुके हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोआ कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव ग्रोइंग फेज। जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्टिव फेज में होते हैं, जब एडवर्स कंडीशन होते हैं तो ये रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं। और वेजिटेटिव सेल्स जो हैं इनके ऊपर एक थिक कोटिंग पाई जाती है जिसे सिस्ट कहा जाता है। ओके, तो इस तरह की कुछ बातें हम याद रख सकते हैं। प्रोटोजोआ जो है उन्हें 4 मेन क्लासेस में बांट देते हैं। किस बिहाफ पर? तो लोकोमोशन, चलने के बिहाफ पे, कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं, तो लोकोमोशन के बिहाफ पे 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। फर्स्ट वन इज मैस्टिकोफोरा, सेकंड वन इज सार्कोडीना, थर्ड वन इज सिलोफोरा, फोर्थ वन इज स्पोरोजोआ। स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल लिखे हैं जैसे मैस्टिकोफोरा का जियार्डिया लैम्ब्लिया लैम्ब्लिया। नेक्स्ट इज सार्कोडीना, हमने बहुत नाम सुना है अमीबा, अमीबा हिस्टोलाइटिका। और सिलोफोरा जिसके अंदर आ सकते हैं पैरामीशियन, और स्पोरोजोआ हैव नो ऑर्गेनली फॉर द लोकोमोशन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कोई ऑर्गेनली नहीं है। तो ये सबके पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनलीज होते हैं, इस हिसाब से लोकोमोशन के बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है। किस तरह के ऑर्गेनिज फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि किसी के अंदर हम देख रहे हैं फ्लैजेला होती है, इस तरह से सिंगल एक फ्लैजिला होती है, किसी में सीलिया होते हैं, छोटे 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 से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और किसी के अंदर स्यूडोपोड्स बनते हैं। स्यूडो मतलब झूठा, पॉड मतलब पाँव, तो झूठे पाँव बनते हैं जिसके अंदर, वो हमारा अमीबा होता है, हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से एक ओवरऑल कुछ बातें आप याद रख सकते हैं। कुछ बातें ये भी याद रखनी है कि इनका सॉइल के अंदर अमाउंट लगभग 1 मिलियन देखा जा सकता है। 1 ग्राम के अंदर 1 मिलियन प्रोटोजोआ हो सकते हैं जो कि मॉइस्ट कंडीशन में ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। साइज इनका 5 to 100 माइक्रोमीटर याद रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉइल प्रोटोजोआ आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक यानी डेड मटेरियल खा सकते हैं ये। और प्रीडेटरी नेचर होता है इनका बैक्टीरिया के ऊपर, यानी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करते हैं। तो प्रीडेटरी नेचर ऑन बैक्टीरिया एंड चेक ऑन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, बहुत जल्दी आ गए हम नेमेटोड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, जो खास खास बातें थी वही मैंने बताई है प्रोटोजोआ से, ज़्यादा डेप्थ में हमने बातें नहीं करी है। और माइक्रोफोना की बात करें तो माइक्रोफोना में नेमेटोड्स के अंदर नेमेटोड्स जो है वो अमॉन्ग्स द माइक्रोफोना, नेमेटोड्स आर द नेक्स्ट अबंडेंट टू द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बाद अगर किसी का नंबर ज्यादा है तो वो कौन है? हमारे नेमेटोड्स हैं। बिकॉज ऑफ द नैरो लॉन्ग बॉडी, बिल्कुल पतली सी लॉन्ग लॉन्ग बॉडीज होती हैं इनकी इस तरह से, है ना। तो हम देख सकते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज द थ्रेड वर्म्स। ये थ्रेड वर्म्स भी कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। दे मे बी आइदर सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक यानी डेड मटेरियल पे भी खा सकते हैं, और ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जो आप भी जानते हैं, नेमेटोलॉजी पूरी कंप्लीट पढ़ते हैं बच्चे। नेमेटोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नेमेटोड्स कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स की ईल्ड को कम करते हैं। ड्यू टू द लेस नंबर इन द सॉइल, दे आर नॉट मच ऑफ सिग्निफिकेंस इन द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन ज्यादा नहीं दिखाते क्योंकि इनका अमाउंट नंबर बहुत ज्यादा कम है। हाउएवर पैरासाइटिक नेमेटोड्स कॉज plant disease and thus gain significance in some localized pockets due to the high population। कुछ कुछ जगहों पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा देखी जा सकती है जहाँ प्लांट डिजीजेस हो।
and can thus gain easily weakens in the localized pockets. Okay, next is by infesting plant roots, some nematodes form characteristic knots. Knots मतलब गांठें बनाते हैं, है ना? राइजोबिया की गांठ होती है, एक इनकी गांठ होती है, जिनको हम कह रहे हैं नेमेटोड्स। तो नेमेटोड्स को आप जरूर याद रखें। नेमेटोड्स जो है नॉट्स बनाते हैं। Next is, in India, vegetable crops are particularly susceptible to the nematode infestation. They are controlled by the chemical fumigants abundant abundant of soil with some non-edible cakes, जैसे कि neem and currants, and sawdust is also reported to control these parasites. तो parasites को control करने के लिए नीम और currants का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि नॉन एडिबल केक्स जो है नीम और currants के, वो निमेटोड्स को कंट्रोल करने में काम में ली जा सकते हैं। निमेटोड ट्रैपिंग फंगाई पैरासाइट्स ऑन दिस निमेटोड ट्रैपिंग फंगाई, ऐसी पर्टिकुलर फंगाई जो कि निमेटोड्स को किल कर सकती है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ बातें हमने जानी प्रोटोजोआ निमेटोड, और मेनली हमारा इस वीडियो के अंदर फोकस था एल्गी के ऊपर, और एल्गी में भी वो पार्ट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।